कि आप ग्रुप एडमिन हैं और आपके ग्रुप के मेंबर्स में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं कि वो बात कोर्ट कचहरी तक और हालांकि पुलिस तक पहुंच गई है और आपको उसके अंदर इंक्लूड किया गया है क्योंकि आप ग्रुप एडमिन हो। तो इस मैटर में आपको क्या करना चाहिए, आपकी लायबिलिटी कहां तक बैठती है सिविल और एज वेल एज क्रिमिनल केसेस के अंदर। तो इसीलिए मेरा वीडियो गौर से देखिएगा, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, हमेशा से ये कहा जाता है कि क्या ग्रुप एडमिन पे वाइकेरियस लायबिलिटी बैठती है। वाइकेरियस लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि करे कोई और भरे कोई। ये वाइकेरियस लायबिलिटी नॉर्मली देखी गई है जब दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप होते हैं, सर्वेंट और ओनर का रिलेशनशिप होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि देखिए मेरे घर में प्यूरीफायर है, अगर मुझे प्यूरीफायर का किट मंगवाना है तो मैं कंपनी को कॉल करती हूँ। कंपनी डायरेक्ट मुझे लाके नहीं देती, मुझे कंपनी की जो एजेंसी है जो मेरे लोकेलिटी के अंदर है मौजूद है वो मुझे वो किट लाके देगी। अगर वो किट फॉल्टी निकलता है या डुप्लीकेट निकलता है तो मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट कंपनी के ऊपर केस करूँगी कंपनसेशन का। इसमें मैं मेरी मर्ज़ी में एजेंसी को इन्वॉल्व करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कंपनी। इसे कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी कि एजेंट जो भी करता है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है। तो अगर एजेंट ने कुछ किया प्रिंसिपल के बिहाफ में, अपने विद इन द एजेंसी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो जो थर्ड पार्टी जिसका नुकसान हुआ है वो डायरेक्ट कंपनी से पैसा ले सकता है, उसमें वो एजेंट को इंक्लूड करे या ना करे। इसे कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी क्या ग्रुप एडमिन पे एप्लीकेबल होती है, इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी और इस चीज़ को लेकर कई एक जजमेंट्स भी आए हुए हैं, क्रिमिनल भी हैं और सिविल भी है। इसके अंदर एक क्रिमिनल केस जो अभी हाल ही में पास हुआ है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, नागपुर बेंच का, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप था या टेलीग्राम ग्रुप था। वो ग्रुप के अंदर जो ग्रुप मेंबर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। उसके अंदर एक फ़ीमेल थी, वो फीमेल को किसी एक बंदे का किया गया व्हाट्सएप या किया गया मैसेज उसे कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के तौर पे उसे लिया और एक एफआईआर फाइल कर दिया। एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस थे उसके अंदर सबसे पहला था सेक्सुअल हैरेसमेंट, दूसरा था आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, यानी कि बाय वर्ड से, बाय गेस्चर से या बाय एक्ट से किसी भी तरीके से अगर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचती हो तो उसे कहते हैं आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये दूसरा सेक्शन था। फिर उसके बाद था अबेटमेंट, यानी कि इंस्टिगेट करना, किसी क्राइम को बढ़ावा देना, ये भी एक सेक्शन रखा गया था। और उसके बाद का सेक्शन था सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये सारे सेक्शन के अंदर दो लोगों को पार्टी बनाई गई, एक तो था ग्रुप एडमिन और दूसरा जो था वो बंदा जिसने ये सारी की सारी बातें उसके अंदर ग्रुप के अंदर कही थी। तो जैसे ये मैटर फाइल होता है, पुलिस उसका कॉग्नाइजेंस लेती है, उसके बाद इसके अंदर चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होते ही जो ग्रुप एडमिन था वो हाई कोर्ट जाता है उसे क्वैश करने के लिए। वो यही कहता है कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा था इन दो लोगों के बीच में था, इसके अंदर मैं कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हुआ। इसके अंदर यही बातें उठी कि वाइकेरियस लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है ऐसे केसेस के अंदर। ज़्यादा करके ये टॉर्ट में होता है और इसके लिए हम लोग जो रिकवरी करते हैं, जो कंपनसेशन रिकवर करते हैं, उसके लिए हम सिविल सूट फाइल करते हैं। तो ये एक चीज़ होती है वाइकेरियस लायबिलिटी की। इसके अंदर हर एक सेक्शन को जो है कोर्ट ने बहुत बाकायदा गौर से देखा और जो फीमेल थी वो फीमेल की भी जो पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट था उसे ही बहुत गौर से देखा गया। फीमेल का पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये था कि जब ये बंदा बकवास कर रहा था, जो एक्यूज जो कुछ बोल रहा था, ऐसे ऐसे कलरफुल रिमार्क्स दे रहा था, तो जो ग्रुप एडमिन था, ग्रुप एडमिन का काम था कि वो उसे उस ग्रुप से रिमूव कर दे या तो उससे कहे कि भाई तुम माफ़ी मांगो, ये तुम गलत कह रहे हो। ये दोनों काम उसने नहीं किया, इसीलिए सारे एक्ट में वो भी इन्वॉल्व है और उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए। तो जज ने सबसे पहले एक सेक्शन को देखा। सबसे पहला सेक्शन जो इसके अंदर लगा हुआ था वो था सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, जो कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट कि अगर किसी भी कलरफुल रिमार्क दिया जाता है किसी फीमेल को तो उससे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो ये सेक्शन के अंदर पनिशेबल होता है। तो अगर कोई ग्रुप एडमिन किसी को रिमूव नहीं करता ग्रुप में से या खामोश रह जाता है या कोई रिएक्ट नहीं करता तो क्या उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट करार दिया जा सकता है? तो जज ने सबसे पहला इसका जवाब नेगेटिव में दिया, यानी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कोई एक्शन नहीं लिया या रिमूव नहीं किया, ये नहीं कह सकते कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया उस फीमेल के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट पास किया गया था। उसके बाद का सेक्शन था सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। वो ये कहता है कि आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी कि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। जाहिर सी बात है ये तो जो बंदा जिसने स्टेटमेंट दिया था उसने ये ऑफेंस किया है। इस बंदे ने तो कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं ग्रुप एडमिन ने, तो फिर ग्रुप एडमिन के ऊपर ये सेक्शन कैसे एप्लीकेबल
एप्लीकेबल होता है, इस चीज़ को भी नेगेटिव में आंसर दे दिया गया कि ये भी एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद का सेक्शन दिया गया था सेक्शन 107 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये कहता है अबेटमेंट को। अबेटमेंट तब होता है जब आप किसी को इंस्टिगेट करते हो या इंटेंशनली आप किसी की हेल्प करते हो कि वो ये क्राइम करे, उसे अबेटमेंट कहते हैं। यहाँ पूरे एफआईआर में, पूरे चार्जशीट में ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि ग्रुप एडमिन ने सामने से इंस्टिगेट किया हो या ग्रुप एडमिन को पता था कि ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली है और इंटेंशनली उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया हो, ऐसा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद का सेक्शन था सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा कोई एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ को अगर ट्रांसमिट करता है, पब्लिश करता है या ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर आती हैं। तो इसने ये कहा कि भाई ये तो एक ग्रुप एडमिन था, ये कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं था, तो यहाँ पर भी सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जज ने ये कहा और ये सारी चीज़ों को देखकर जज ने कहा कि भाई जब तक जो ग्रुप एडमिन है उसका इंटेंशन शो नहीं होता। देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर क्राइम में चलती है वो है इंटेंशन टू डू क्राइम। तो इसमें यही कहा कि जब तक आप जो ग्रुप एडमिन का इंटेंशन अगर आप शो नहीं करते हो कि भाई उसने जानबूझ के ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया करके दिया है, इसमें इन लोगों की मिली भगती है, बहुत प्री प्लान तरीके से हुआ है, तब तक आप ग्रुप एडमिन को इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। पूरे एफआईआर में, पूरे चार्जशीट के अंदर ऐसा कोई इंटेंशन या ऐसा कोई प्री प्लान जो तरीके से किया जाता है वो नज़र नहीं आया। इसीलिए इस क्राइम को या इस एफआईआर को, इस चार्जशीट को क्वैश कर दिया गया अगेंस्ट ग्रुप एडमिन। तो आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ग्रुप एडमिन पूरी तरीके से फ्री है सारे लायबिलिटी से, लेकिन अगर ग्रुप एडमिन ये शो कर सकता है किसी भी क्रिमिनल एक्ट के अंदर कि उसका इंटेंशन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो उसे उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। और ये जो हमेशा ऑफेंस के लिए एक ग्राउंड लिया जाता है कि ग्रुप एडमिन ने उसको रिमूव नहीं किया, उस बंदे को, या उस बंदे को माफ़ी मांगने के लिए नहीं लगाया, तो ये किसी भी चीज़ को, किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता या तो ये किसी क्राइम को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए ग्रुप एडमिन को इसके लिए इन्वॉल्व नहीं किया जाए, इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं किया जाए अनलेस एंड अनटिल उसका इंटेंशन हो। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये थी क्राइम का मैटर। बिल्कुल इसी लाइन एंड लेंथ में एक और केस हुआ। यहाँ पर एक ग्रुप के मेंबर्स थे, ग्रुप के मेंबर्स के अंदर आपस में कुछ उनकी बात होती रही, बात होते होते कुछ बात जो है वो ऑब्जेक्शनेबल भी निकली। तो उसमें से एक ग्रुप के मेंबर को ऐसा लगा कि भाई उसकी मान हानि हो रही है, उसका डेफेमेशन हो रहा है, तो इसीलिए उसने मान हानि का दावा कर दिया और एक सिविल सूट फाइल किया। सिविल सूट फाइल किया इंजंक्शन के लिए, परमानेंट इंजंक्शन, यानी कि वो लोग ऐसे कोई स्टेटमेंट ना पास करे इन फ्यूचर। और दूसरा कंपनसेशन इसलिए क्योंकि उसने जो कुछ भी मान हानि किया है, जो कुछ भी उसका डिफेमेशन हुआ है, उसका मुआवजा, उसका हर्जाना उसे मिलना चाहिए। इसीलिए उसने कंपनसेशन फाइल कर दिया अपने ग्रुप के सारे मेंबर पर और साथ ही साथ ग्रुप के एडमिन पर भी। तो इसमें जब ये मैटर आगे बढ़ा तो आगे चलते चलते इसके अंदर क्या हुआ व्यूअर्स कि कुछ लोगों के साथ जो है वो प्लेंटिफ का सेटलमेंट हो गया आया और उनका नाम उसने डिलीट करवा दिया। लेकिन जो ग्रुप एडमिन था और एक बंदा था, वो दो लोग जो थे उन लोगों का नाम ऐसा लग रहा था जैसे कि अननेसेसरी इसमें डाला गया है। तो इसीलिए उन लोगों ने जो है कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाली। ये थे डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 3। इन दोनों का ये कहना था, डिफेंडेंट नंबर 1 का ये कहना था कि भाई मैंने जो है ज़्यादा ऐसा कोई कलरफुल रिमार्क दिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यही कहा कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन है। ये तो प्रशंसा हुई, ये डिफेमेशन कहाँ से हुआ? इसलिए उसने एक एप्लीकेशन डाला कि मेरा नाम डिलीट कर दिया जाए। इसमें डिफेंडेंट नंबर 3 ने भी एप्लीकेशन डाला। उसने बोला मैं तो सिर्फ एक ग्रुप एडमिन था, मैं तो इनमें एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट पास भी नहीं किया, तो मेरा नाम इसके अंदर क्यों है? तो मेरा भी नाम इस प्लेंट के अंदर से डिलीट कर दिया जाए। तो जब ये मैटर कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने तो सबसे पहले यही देखा कि भाई जो डिफेंडेंट नंबर 1 है तो ऐसा कोई भी कलरफुल रिमार्क नहीं दिया। उसने तो सिर्फ इतना कहा कि ये एक प्रोमिनेंट पर्सन है, तो यहाँ से किसी की मानहानि होना तो नज़र नहीं आता। इसीलिए उसने कहा कि भाई ये डिफेंडेंट नंबर 1 को निकाल दिया जाए। बात रही डिफेंडेंट नंबर 3 की। डिफेंडेंट नंबर 3 के ऊपर जज ने कहा कि भाई आप कैसे ग्रुप एडमिन को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? ग्रुप एडमिन ने तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं। हाँ, अगर वो स्टेटमेंट दिया होता तो बात दूसरी थी। एक ग्रुप एडमिन को वैसे ही बहुत ही कम पावर्स होते हैं, सिर्फ वो ग्रुप में से निकाल ही सकता है किसी बंदे को, इससे ज़्यादा और क्या पावर होते हैं उसके पास। और ऐसा भी नहीं है कि जब कोई ग्रुप में अगर कोई आप मैसेज डालते हो तो वो फिल्टर होके आता है और वो ग्रुप एडमिन जो है उसको पूरा स्क्रूटिनाइज करता है, ग्रुप एडमिन के परमिशन से ही वो सारी चीज़ें जो डाली जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप ग्रुप एडमिन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इसका एग्जाम्पल जज ने ये दिया कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी न्यूज़पेपर में अगर कोई गलत चीज़ छपी है तो उसके लिए एडिटर को आप
जिम्मेदार तो ठहराते ही हो न्यूज़पेपर को, लेकिन क्या आप उस कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो जिस कंपनी में वो पेपर छप कर आया है? क्या उस प्रिंटिंग प्रेस को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो? तो बस बिल्कुल इसी तरीके से कि एक बंदा जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आपको बना के दे रहा है कि आप आइए, आप आके बात कीजिए, आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इसके अंदर वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बैठती। तो ये था मेरा आज का जजमेंट। एक है सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। दोनों ये कहता है कि अनलेस एंड अनटिल ग्रुप एडमिन खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे, खुद उसका इंटेंशन जाहिर ना हो, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। वाइकेरियस लायबिलिटी जैसा कोई रिलेशनशिप ग्रुप एडमिन और ग्रुप एडमिन के जो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बैठता। इसलिए नेक्स्ट टाइम पे जब भी आपके मेंबर्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो ज़रा सावधान रहिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू so much.